हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्रिकल मीनिंग बैठाई गई थी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये एक, है ना। अब 12th में जब आप सब जाएंगे तो आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में, काफी डिटेल में पढ़ना है, वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको वेक्टर की होगी, ऊपर ऊपर से हम लोग स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ते आए हैं, और अभी भी आप फिजिक्स में जो पढ़ रहे होंगे उसमें वेक्टर का काफी यूज होता है। बट फिर भी जब आप वेक्टर पढ़ेंगे ना अच्छे से मैथ्स 12th में, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का 50% पार्ट एक्चुअली वेक्टर के बाद आता है, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो 11th-12th एकेडमिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसमें 11th में जितनी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दी जाती है बस उतनी ही है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव बात करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 50% पार्ट वेक्टर के साथ बाइंड होता है, जो हम लोग आगे डिपेंड करता है, देखते हैं कितना कर पाते हैं कितना। खैर, so today we'll talk about geometrical representation of a complex number. Okay, so आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नोट्स है आपकी, मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number is represented by z. Any complex number z is equals to a plus ib can be written as an ordered pair ab. ठीक है, शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, where first component of this ordered pair is real part of z, z का real part होता है, and second component of this ordered pair is imaginary part of z. I hope आपको ये बात समझ में आ रही है। फर्स्ट कंपोनेंट में रियल पार्ट को लिखते हैं, सेकंड कंपोनेंट में इमेजिनरी पार्ट को, जो आई से जुड़ा होता है, उसको लिखते हैं। विच कैन बी, अच्छा अब ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल गया जब, तो ऑर्डर्ड पेयर तो रेने डेकार्टे बता करके गए, कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट, है ना, हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन पर, 3 डायमेंशनल प्लेन पर यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे ही लोगों ने कहा कि भाई, जैसे लोगों को इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखो, पहला कंपोनेंट पहले लिख लो, इमेजिनरी कंपोनेंट बाद में लिख लो, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, तो लोगों ने सोचा कि इसको तो हम प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट की तरह, है ना। सो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन बाय द पॉइंट ए बी, जैसे कि हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, कुछ नया नहीं था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, है ना, एक्सटेंड कर दिया गया। दिस प्लेन इज कॉल्ड, अब ये जो प्लेन बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला के बेसिस पर, ठीक है, जिस प्लेन पर हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पॉइंट मतलब ये जिसका फर्स्ट कंपोनेंट रियल पार्ट है और सेकंड कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट है। जब हम किसी प्लेन पर कॉम्प्लेक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस प्लेन का नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन या गॉसियन प्लेन। आर्गेंड मैथमेटिशियन थे, गॉसियन, गॉस का नाम आप लोगों ने फिजिक्स में शायद सुना हो, ठीक है। आर्गेंड एंड गॉसियन, आर्गेंड एंड गॉस बोथ वर मैथमेटिशियन। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला प्लेन था, वो रेने डेकार्टे के नाम पे पड़ा था, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन उस सिस्टम में क्या था, उस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन रियल एक्सिस होती थी, वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं वो भी रियल एक्सिस ही होती थी। उसमें हम रियल वर्ल्ड में एक्स वाई दोनों रियल एक्सिस होती थी। लेकिन यहां पर क्या है, ठीक है, कि इन दिस प्लेन रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब ए, इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रियल पार्ट ऑफ जेड को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं। इसको आप बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं जैसे एक्स एक्सिस हो, ठीक है, लेकिन इसको एक्स एक्सिस कहेंगे नहीं, इसको हम रियल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली एक्स एक्सिस की तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको हम रियल एक्सिस कह रहे हैं, ओके। एंड द which is called real axis, and the imaginary part of z, imaginary part of z, that is b, is represented on a vertical axis, ठीक है, called imaginary axis। इसको हम imaginary axis कहेंगे। यही फर्क है कार्टेशियन प्लेन में और कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस कहते थे, है ना, और दोनों ही रियल एक्सिस होती थी। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रियल एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे। वर्टिकल लाइन को हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, वाई एक्सिस नहीं कहेंगे। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो रियल एक्सिस है, लेकिन वर्टिकल लाइन रियल एक्सिस नहीं है, बल्कि इमेजिनरी एक्सिस है,
ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एक्सिस बनाई गई है, वी डोंट नो ये कहाँ आएगी, किस तरह से आएगी, ठीक है। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर के कुछ नए इंटरप्रिटेशंस आए हैं, बहुत सारे है ना एनिमेशन से, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को है ना 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर काफ़ी काम चल रहा है और काफ़ी लोगों ने अपने प्रोजेक्ट भी सबमिट किए हैं, बट देखते हैं कि अभी अभी कोई ना अप्रूव्ड चीज़ सामने नहीं आई है। आप इस बात को समझ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाऊं। ये अगर एक्स एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन वाली, और ये अगर वाई एक्सिस है, आप ये समझिए ये एक्स एक्सिस है कार्टेशियन सिस्टम वाली, और ये वाई एक्सिस है, ठीक, वही कार्टेशियन सिस्टम वाली, तो ये दोनों रियल एक्सिस हुई है ना, ये दोनों हमारी रियल एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये आपके साइड से ये हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा होगा, ये इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, पेन है क्या, एक मिनट, है ना, तो आपके साइड से ये एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है और ये वाई एक्सिस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों ही रियल एक्सिस हैं। इसके ऊपर अगर मैं एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये है ना, ये परपेंडिकुलर ही मान करके चलिएगा इस तरह से। नीचे के जो दोनों मार्कर्स हैं वो रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये जो पेन है इसको मैं इमेजिनरी एक्सिस कह रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा रियल एक्सिस हुआ और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हुआ। जो नीचे का प्लेन आपको दिखाई दे रहा है ये कार्टेशियन प्लेन है, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेगा उसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों रियल नंबर्स होंगे। लेकिन जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है मार्कर और पेन से जो बना हुआ है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कह रहे हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो रियल एक्सिस है लेकिन वर्टिकल लाइन इमेजिनरी एक्सिस है, और इसमें जिस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका फर्स्ट कंपोनेंट रियल नंबर है और सेकंड कंपोनेंट इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये लाइन हाइपोथेटिकल है, सिर्फ मैथमेटिकली चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमने एक इमेजिनरी एक्सिस ले लिया है ताकि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिफाइन कर पाए। ये कैसे बिहेव करेगी, क्या बिहेव करेगी, जब तक हमको आई के बारे में सारी कॉम्प्लेक्स नंबर तब तक प्रॉपर्ली इलैबोरेट नहीं हो सकती जब तक आई का पता नहीं चल जाता, एंड वी डोंट नो अबाउट आई स्टिल। ओके, तो आई होप मैंने जितनी कथा बाची है वो सब आपको समझ में आई हो। यहाँ पर आप देखिए, वैसे ही जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कार्टेशियन प्लेन में चीजों को करते थे, वैसे यहाँ कुछ दिखाया गया है, इसे रियल एक्सिस, इसे इमेजिनरी एक्सिस। फॉर एग्जांपल यू हैव टू रिप्रेजेंट 2 + 3i ऑन एन आर्गेन प्लेन, गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कुछ भी कहें। तो इसमें आप देखिए रियल पार्ट कितना, रियल पार्ट कितना है कॉम्प्लेक्स नंबर का 2, तो मतलब आप रियल एक्सिस पर 2 यूनिट चलेंगे, जैसे कि एकदम है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसको ऑर्डर्ड पेयर की तरह कैसे लिखूंगा मैं, 2 3। अब आपको मालूम है 2 3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस पर 2, रियल एक्सिस पर 2 और इमेजिनरी एक्सिस पर 3। अगर यहाँ -3i लिखा रहता तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता, ऑर्डर्ड पेयर बनता -3। तो एक्स एक्सिस सॉरी रियल एक्सिस पर 2 यूनिट और इमेजिनरी एक्सिस पर 3 यूनिट नीचे की डायरेक्शन में, है ना। समझ आ रही बात? आई होप आपको ये सब बातें अच्छे समझ में आ रही हो, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू haven't taken yet. Okay, so now we will talk about modulus of a complex number. Okay, तो मॉडुलस रहिए, जब आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा, where first component is the real part of z and second component is imaginary part of z, इस ऑर्डर्ड पेयर को हमने दिमाग लगाया कि हम तो इसको कार्टेशियन सिस्टम की तरह एक नए प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने कर दिया, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो अब इस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस देखिए, ये पॉइंट P ओरिजिन से किस डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली इस बेस और इस हाइपोटेनस के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, a² + b²। तो ये इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, इसी को मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है।
So distance of point P from the origin on argand plane is called modulus of complex number Z. है ना, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही है तो यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम लोग चल रहे हैं. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, which represent the components of a complex number. Okay, so distance of a point P from the origin is called modulus of complex number Z, and it is represented by, denoted by this way, in this way, mod of Z. 11th में ही हम लोगों ने फंक्शंस चैप्टर में ये पढ़ा है कि -2 का मॉड्यूलस 2 होता है. उस मॉड्यूलस को और इस मॉड्यूलस को आप एक जैसे या रिलेट नहीं करेंगे कि हाँ मॉड्यूलस का मतलब साइन हटा देना. ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज एन ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं तो उस ऑर्डर्ड पेयर की उस पॉइंट की कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है. दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो मेक श्योर कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को और किसी रियल नंबर के मॉड्यूलस को मिक्स ना करें या एक ही नजर से ना देखें. ओके, सो दिस इज द बेसिक, this is the mathematical formula. Modulus of z, that is mod z, which is represented by this, like this, is equals to length OP is equals to, कैसे आएगा, square root of base square plus perpendicular square. What is a over here? A is the real part of z, and what is b over here? B is the imaginary part of z. That is the square root of real part z square plus imaginary part of z square. I hope आपको ये बातें समझ में आ रही हो. For example, if we have a question z is equal to -2 -3i, then find modulus of z. क्या करना है आपको? Modulus of z is equal to square root of a square plus b square. b मतलब i के साथ जो है, i के साथ -3 है और फर्स्ट रियल पार्ट इसका -2 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है. साइन के साथ लिखते हैं. -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 and 4 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट. ओके, सो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ओरिजिन से डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट है. भले ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, भले ये पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर, है ना, ये b वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे a हो या b हो, दोनों ही रियल नंबर है. कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन याद कीजिए. A number of the form a plus ib is called a complex number where a and b are real numbers. ये दोनों हैं तो रियल ही नंबर. इसको रियल पार्ट कहते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि i से जुड़ा हुआ है. लेकिन सिर्फ b की बात करेंगे, सिर्फ b की, तो b एक्चुअली है क्या? b तो एक रियल नंबर है. a और b दोनों रियल नंबर है. इस पार्ट को रियल पार्ट कहते हैं और इस पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. बस पार्ट की तरह ये वाला, इधर वाला हिस्सा रियल पार्ट, उधर वाला हिस्सा i के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट. बट a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स. और अगर a और b रियल नंबर हैं तो इनके स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट लेने पर हमेशा आपको रियल नंबर ही मिलेगा. तो भले ये पॉइंट p किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर इस पॉइंट p की ओरिजिन से डिस्टेंस एक रियल नंबर ही आएगी. स्क्वायर रूट ऑफ 13 आया, जो भी आएगा, दैट विल बी अ रियल नंबर ऑलवेज. ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली, ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली, फार्मूला वाइज ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें समझ में आई हो. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, so now we will talk about argument or amplitude of a complex number. Okay, ये क्या होता है? देखिए, जब ये सब टर्मिनोलॉजी है, जब हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देखा, उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट किया, तो हम बात कर रहे हैं लेंथ की, ओरिजिन से डिस्टेंस की. उसको हमने मॉड्यूलस का नाम दे दिया. ये लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यार ये लेंथ रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये लेंथ OP इस रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. मैथ्स में जब भी डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर की जाती है. सो ये लेंथ पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, पॉजिटिव रियल एक्सिस से OP की तरफ, उससे हम आर्गुमेंट कहेंगे. आर्गुमेंट ऑफ z is the angle made by length OP from positive real axis, okay, from positive real axis in anti-clockwise sense. ठीक है, it is denoted by amplitude of z और argument of z. इस तरह से लिखा जाता है AMPZ और ARGZ.
इस बात को जरा समझिए, अगर मान लीजिए ये कोई रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का सिस्टम है, दैट इज आर्गेंट प्लेन है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहां रिप्रेजेंट किया ए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ही शुरू करना है आपको, पॉजिटिव, इधर से एंगल नहीं मेजर करेंगे, इधर से पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एंगल मेजर कीजिए। इस एंगल को हम कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके, सो आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। ठीक है, अगर पॉइंट हमारा इस क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल को आप कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। इट्स क्वाइट सिंपल, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड एक्चुअली एक एंगल होता है, कौन सा एंगल, लाइन ओपी और पॉजिटिव रियल एक्सिस से के बीच का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल। अच्छा, इस एंगल की खासियत, अगर मैं tan थीटा देख लूं, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज b बाय a। ठीक, इसके बारे में, इस फॉर्मूले का करना क्या है और इसका कैसे आर्गुमेंट निकालना है, ये सब हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। फिलहाल के लिए मैं हर चीज का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है या आर्गेंट प्लेन से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी सामने आई, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग ऊपर ऊपर से प्रॉपर्ली डिस्कस कर लें। ठीक है, ताकि फिर हम लोग जब डिटेल्स में जाएं और क्वेश्चंस लगाएं तो आपको ये सारी चीजें से आप एकदम आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद कीजिए, कॉन्जुगेट हम लोग प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है, conjugate of a complex number z, which is z is equals to a plus ib, is the mirror image of z about real axis। जैसे यहाँ पे मैंने एक z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, z is equal to a plus ib, और इसका ये ऑर्डर्ड पेयर है p, इसको मैंने यहाँ बना लिया। अब इस पॉइंट p का रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, इसको अगर आप शीशा मान लें, इस रियल एक्सिस को अगर आईने की तरह देखें, ठीक है, तो इस आईने में इस पॉइंट की इमेज यहाँ इधर बनेगी, यहाँ पर कहीं बिल्कुल इसी डिस्टेंस पर नीचे अप्रोक्सीमेटली। इसकी खासियत क्या होगी, ये डिस्टेंस तो ए यूनिट ही होगी, सॉरी, ठीक, ये डिस्टेंस तो ए यूनिट ही होगी। ये डिस्टेंस जो बी यूनिट है पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की डायरेक्शन में, ये हो जाएगी माइनस बी यूनिट, है ना, ये माइनस बी हो जाएगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a माइनस बी, है ना, इसको मैं p डैश लिख दे रहा हूं। ये पॉइंट कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, z इज इक्वल टू a माइनस ib को रिप्रेजेंट करेगा। इसको z बार कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z कहते हैं। z बार भी बोला जाता है, कॉन्जुगेट z भी बोला जाता है, z कॉन्जुगेट बोल लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। So z conjugate is equals to a minus ib, which is again a unique complex number for z is equals to a plus ib। इसके हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट होता है जो कि रियल एक्सिस के अबाउट, है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। इसकी स्पेशलिटी क्या है, जैसे मैं लास्ट ईयर जब पढ़ा रहा था, लास्ट ईयर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, एक स्टूडेंट ने ऐसे पूछा था कि सर क्यों रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेकर के कॉन्जुगेट नाम दिया गया, क्यों इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेकर के कॉन्जुगेट नाम नहीं दिया गया, है ना। तो देखिए उसका एक रीजन है। इस नंबर की खासियत क्या है कि ये इस नंबर के साथ ऐड होकर के और इस नंबर के साथ प्रोडक्ट होकर के रियल आउटपुट देगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इमेजिनरी वाला कैंसिल, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। इस पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कौन होगा, ये होगा, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस a कॉमा b, यानी कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, फॉर एग्जांपल z डैश इज इक्वल टू माइनस a प्लस ib। क्या इन दोनों को ऐड करने से इमेजिनरी पार्ट खत्म हो रहा है, नहीं, इसको इसीलिए डिफाइन किया गया था, इसकी स्पेशलिटी ये है। ठीक है, याद है ना, कॉन्जुगेट का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में किया जाता है। जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर, उसकी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे। जो डिनोमिनेटर होता था कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में, जो डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। क्यों मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होकर रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है कि कॉन्जुगेट
है ना, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। कल दिन फ्यूचर में अगर इस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज की कोई स्पेशलिटी नजर आई, कोई यूज नजर आया, तो ठीक है, हम लोग एक दूसरा टर्म डिफाइन कर लेंगे, उसमें क्या जा रहा है, कुछ भागा थोड़ी जा रहा है। सो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि ठीक है। आई होप आपको कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आया कि कॉन्जुगेट है क्या, ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग रियल एक्सिस के अबाउट एक मिरर इमेज देखने पर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की खासियत ये होती है, स्पेशलिटी क्या होती है कॉन्जुगेट की, कि ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ ऐड होकर के भी और मल्टीप्लाई होकर के भी हमेशा रियल नंबर देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत यूज होता है, ऐसे आप ऊपर से समझिए। सो आई होप आपको कॉन्जुगेट का मतलब, कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये सारे मतलब समझ में आए हों। इस एंगल को हम आर्गुमेंट कह रहे हैं, इस लेंथ को हम मॉड्यूलस कह रहे हैं और इस पॉइंट की मिरर इमेज को हम कॉन्जुगेट कह रहे हैं। मॉड्यूलस ऐसे रिप्रेजेंट होता है, आर्गुमेंट ऐसे रिप्रेजेंट होता है और कॉन्जुगेट ऐसे रिप्रेजेंट होता है ना। ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है यार, ये सब इन सब में कोई फ्रेंड बट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। मेक श्योर कि आप ये सब अपनी नोटबुक पर जरूर रखें। जब एग्जाम आता है, कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, तो यही नोटबुक्स एक क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होती है। आई होप आपको आज की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी वो सब 1 by 1 समझ में आई हो। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दिया कीजिए। मुझे आइडिया लगता है कि लेक्चर कितना % डिलीवर हो रहा है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।